Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This is revision video for chapter 4 to 9 and all kind of MCQ which I believed that it will be asked in examination that I prepared. So earlier chapter 1 to 3 I was prepared that video for the revision work. Now this time I prepared this video for chapter 4 to 9. So here your semester 1 all chapters are included in revision. So those who were not watch that video, they please watch that video first, then after consider this revision video. And another most important thing is that like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. तो फ्रेंड्स जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें रिवीजन का पोर्शन जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे और कंटिन्यूस रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो हमें हमारे माइंड में वो स्टोर नहीं होता है. सो जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है वो भी ये एमसीक्यू टाइप ऑफ टेक्निक है कि आप बड़े आंसर को शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करके उसके 1 वर्ड या 2 वर्ड आंसर आप याद कर लीजिए तो आपको पूरा लॉन्ग आंसर याद हो जाएगा. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो एमसीक्यू हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे, पर इस तरह से एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं या तो लॉन्ग क्वेश्चन का वो पार्ट हो सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहले हम चालू करेंगे चैप्टर 4 से. सो चैप्टर 4 है हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर. तो उसमें सबसे पहले जो बात होती है वो सब्सिडरी अलायंस की है. तो विच प्लान वाज लाइक अ स्लो पॉइजन. तो उसका आंसर आएगा, मैं यहाँ साइड पे आंसर लिखता जाऊँगा तो आपको इजी हो जाएगा. सब्सिडरी अलायंस ये है उसका आंसर. ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, सॉरी क्वेश्चन ये हो, उसके ऑप्शन चाहे कोई भी हो, पर आपको जो आंसर लिखना है वो सब्सिडरी अलायंस लिखना है. सेकंड है हु स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस. तो यहाँ पे आंसर आएगा वेलेस्ली स्टार्टेड. WELLESLEY वेलेस्ली. तो इसका आंसर है वेलेस्ली. थर्ड है हु एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट. सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी किसने एक्सेप्ट की थी. तो उसका आंसर है निज़ाम. निज़ाम लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. निज़ाम ने जो है वो सबसे पहले एक्सेप्ट की थी. नेक्स्ट है आफ्टर द डेथ ऑफ विच पेशवा वॉज देयर वर अमोंग मराठा स्टेट. यहाँ पे वॉर आएगा, उसके बदले यहाँ पे वर हो गया है. सो लेट मी चेंज दिस. देयर वॉज देयर वॉर. तो क्वेश्चन क्या है कि कौन से मराठा पेशवा की डेथ के बाद मराठाओं के बीच में मराठा स्टेट में वॉर चालू हो गई थी. तो उसका आंसर आएगा नाना फडणवीस. नाना फडणवीस ये उसका आंसर है, ये आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट है विथ इन हाउ मैनी ईयर्स डिड वेलेस्ली एक्सपांड द ब्रिटिश कंपनी एंड मेक ब्रिटिश रूल सुप्रीम इन इंडिया. तो क्वेश्चन क्या है कि कितने सालों में वेलेस्ली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपांड किया और उसको इंडिया में सबसे बेस्ट बना दिया. तो उसका आंसर है 7 ईयर्स. 7 साल लगे उसको ये करने में
खाली 7 सालों में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कंपनी को सबसे पावरफुल बना दिया। नेक्स्ट है, बिटवीन विच सिटी वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड? कौन सी सिटी के बीच में रेलवे लाइन सबसे पहले चालू हुई? तो यहाँ पे हम करते हैं ब्रेक दे देते हैं, तो आंसर लिखने की हमें जगह मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा, रेलवे लाइन जो है वो कहाँ पे सबसे पहले चालू हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिटवीन मुंबई टू थाने। थाने मुंबई में ही है अभी तो, पर थोड़ा सा दूर है। मुंबई टू थाने, उसके बीच में फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में चालू हुई थी। व्हेन डिड द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट इन इंडिया? अब हिस्ट्री में ये है कि आपको ईयर्स याद रखने पड़ते हैं। यहाँ पे हैं इन 1853 CE। 1853 में सबसे पहले रेलवे लाइन इंडिया में चालू हुई थी। इन विच सिटी वेर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश फर्स्ट इन इंडिया? सबसे पहली जो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कौन सी सिटी में एस्टेब्लिश हुई थी? यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करेंगे तो एडजस्टमेंट इसका बिगड़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो इन विच सिटीज़ वेर यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश्ड इन फर्स्ट इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे एस्टेब्लिश, कौन सी सिटीज़ में एस्टेब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में चालू हुई थी वो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में चालू हुई थी। अब यहाँ पे ये आ जाएगा, थोड़ा छोटा आपको दिखेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आ गया। चलिए, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में ये हुआ था। इन विच ईयर वेर द 3 यूनिवर्सिटीज़ एस्टाब्लिश? ये 3 जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कौन से साल में एस्टाब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन है। चलिए, अभी इसको भी थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। ये इसको ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो ये भी थोड़ा आपको बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब कौन से साल में ये जो तीन यूनिवर्सिटी है वो स्टार्ट हुई थी इंडिया में? तो वो हुई थी 1857। उसका आंसर आएगा 1857। 1857 में ये यूनिवर्सिटीज़ चालू हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर भी
ठीक है। और विच पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूइन द नेटिव किंग्स ऑफ इंडिया, कौन सी उनकी पॉलिसी की वजह से हमारे जो नेटिव किंग्स थे वो बर्बाद हो गए। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इसकी वजह से हमारे जो किंग्स थे वो अंदर अंदर ही बैटल करते थे और ब्रिटिशर्स को उसका बेनिफिट मिल जाता था। तो ये है उसका आंसर, डिवाइड एंड रूल। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं चैप्टर 4 में से। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, कि चैप्टर 5 में से किस तरह के आ सकते हैं। तो यहाँ पे है, वैसे बनाने जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर जो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं वही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट है वो चैप्टर 5 है नेचुरल डिज़ास्टर। उसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ द प्लेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कॉल्ड। तो अर्थक्वेक के फोकस के पास का सबसे अर्थ की सरफेस से नज़दीक वाला एरिया किस नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है एपी सेंटर के नाम से, एपी सेंटर। तो ये इसका आंसर है, एपी सेंटर। नेक्स्ट है ड्यू टू हाउ मैनी रीजन्स आर वॉल्केनिक इरप्शंस कॉस्ट। वॉल्केनिक इरप्शन होने के कितने तरीके हैं, कितने रीजन्स है। तो उसके 4 रीज़न है, आपको लिखना है 4। लैंडस्लाइड होता है या कोई टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, तब ये अर्थक्वेक आने के चांसेस। वॉल्केनिक इरप्शन के जो रीजन्स है वो अर्थ की सरफेस के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती है तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स आर देयर। वॉल्केनिक माउंटेन कितने टाइप के हैं। तो वो है 3 टाइप के, 3 टाइप। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली लेंथ इन किलोमीटर्स ऑफ सुनामी वेव्स। सुनामी वेव्स की लेंथ जो है वो कितनी है अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर्स के अंदर। तो वो लिखना है 700 to 1600 किलोमीटर, ये उसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मैं किलोमीटर लिख देता हूँ। तो ये उसका लेंथ है। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द सुनामी डिज़ास्टर अकर इन जापान। जापान में सुनामी कब आई थी। तो वो आई थी 2004 में, नहीं 2011 में। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच पॉल्यूशन शुड बी रिड्यूस फॉर रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट की पॉसिबिलिटी ना हो। तो ड्रॉट क्यों होता है कि रेनफॉल नहीं होता है। रेनफॉल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रीज कट हो जाते हैं, यानी वो हो जाता है पूरा एटमॉस्फेरिक। तो इसका आंसर आएगा एटमॉस्फेरिक। तो ये इसके आंसर हैं। चैप्टर 6 है इफ़ेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल में क्या इफ़ेक्ट थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में, उसके बारे में चैप्टर है। तो हम उसके सॉल्यूशन देखते हैं कि फर्स्ट है अनटिल विच सेंचुरी वॉज इंडिया इकोनॉमिकली प्रॉस्परस। कौन सी सेंचुरी तक इंडिया इकोनॉमिकली प्रॉस्परस था। तो उसका आंसर आएगा 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस था। फिर हमारी प्रॉस्पेरिटी कम हो गई थी। इन विच ईयर डिड द डिवास्टेटिंग फेमिन अटैक बंगाल। बंगाल में फेमिन कब आया था, ड्रॉट जैसा बोलते हैं ना वो, तो वो आया था 1770 में। नेक्स्ट है
Which Indian state did the devastating famine at in 1770? तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वन गलती से लिख दिया है। तो देखिए, कभी क्वेश्चन इस तरह का होता है, जैसे ऊपर बंगाल लिखा है और नीचे आंसर लिखा है, तो यहाँ पे आंसर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो आंसर क्या है, बंगाल ही है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है बंगाल। तो कभी ऐसे ऊपर नीचे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आप 3-4 बार रीड करो, फिर उसका आंसर जस्टिफाई करो। जल्दी जल्दी में लिखने में कभी कभी आंसर हमारे सामने होता है और हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वॉज द राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन गिवन टू कलेक्टर? किसके टाइम में रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट जो है वो कलेक्टर्स को दिया गया? तो उसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, यस, ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर विच गवर्नर एंड फूड्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट? यहाँ पे एनफोर्स्ड आएगा, एनफोर्स्ड। तो हमें क्वेश्चन में फूड नहीं, एनफोर्स्ड। कौन से गवर्नर ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट एनफोर्स किया था? तो उसका आंसर भी सेम ही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट एनफोर्स किया था। एक 4 नंबर का जो है उसको मैं एक बार टैली कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं आएगा। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वॉज द राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन गिवन टू कलेक्टर्स? तो यहाँ पे वो नहीं आएगा। इसको यहाँ पे आंसर आएगा वॉरेन हेस्टिंग आएगा यहाँ पे। देखिए, इतने सारे नाम होते हैं कभी कभी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो। यहाँ पे हमारी मिस्टेक जो होती है वो हमें पता चल जाती है। वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने ये राइट दिया था। और परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। और भी है ये चैप्टर के एमसीक्यूज। देखिए, नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल बिकेम पॉपुलर बाय इंट्रोड्यूसिंग सम बेनिफिशियल रिफॉर्म्स? तो वो कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वो थे विलियम बेंटिक। हम यहाँ पे लिखेंगे विलियम बेंटिक। तो ये एक हो गया आंसर। नेक्स्ट है, हु एनफोर्स द लॉ बैनिंग द एविल प्रैक्टिस? यहाँ पे एविल का स्पेलिंग में ई आएगा, EVIL, एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। एविल प्रैक्टिस ऑफ सती किसने रोका था? सती प्रथा। तो वो भी थे विलियम बेंटिक।
बेंटिक। चलिए, तो ये आपका और एक मार्क सिक्योर हो गया। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द लॉ बैनिंग द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती एनफोर्स्ड। लॉ कब बना था? तो इसका आंसर है 1829। 1829 में वो बना था। एटीन ट्वेंटी नाइन। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द थॉट ऑफ स्टार्टिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया केम टू मैकुले। मैकुले के दिमाग में कब आया ये कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन चालू करना है? तो वो 1834 में आया था। 1834। तो आप जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो वो 1834 से इंडिया में चालू हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश इन इंडिया। सबसे पहले यूनिवर्सिटी, तो वो आगे भी आ गया था 1857। 1857। तो इस तरह के अलग अलग टाइप में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। और एमसीक्यू में ट्रू और फॉल्स है, मैचिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भी कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। तो वो भी आपको एक ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, व्हेन वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, वो हो गया। हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो उसका आंसर हमारे पास आ ही गया है, लॉर्ड मैकुले। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉर्ड मैकुले। तो ये इसका आंसर है लॉर्ड मैकुले। चलिए, नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ, प्रॉस्पेरिटी। रेटी। चलिए, यहाँ पे पूछा गया है, विच प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज सस्टेन इन अनटिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इंडिया की कौन सी प्रॉस्पेरिटी चली गई? तो उसका आंसर है इकोनॉमी। यानी हमारे पैसे हमारे पास से कम हो गए थे, ये ब्रिटिशर्स सब ले गए थे। तो यहाँ पे आंसर आएगा इकोनॉमिक। अब ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट है, इन एंशियंट टाइम एवरी विलेज वाज लाइक अ स्मॉल। एंशियंट इंडिया में हर एक विलेज स्मॉल क्या था? रिपब्लिक था। तो आंसर आएगा इसका रिपब्लिक, क्योंकि उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, अपने हिसाब से सब लोग काम करते थे, पैसा कमाते थे, इसलिए। नेक्स्ट है, एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन ब्लैंक डेट एवरी इंडियन हैव टू सैल्यूट द ब्लैंक। यहाँ पे दो है, तो ऑर्डर कहाँ पे पास हुआ था? आगरा में। और सैल्यूट किसको करना था? तो ब्रिटिश को। तो इसके जो दो आंसर वो क्या होंगे? आगरा एंड ब्रिटिश। ये इसके आंसर है दो। पहला वाला जो है वो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है, दूसरा वाला दूसरी ब्लैंक का। नेक्स्ट है, गिवन नॉलेज टू इंग्लिश इज़ टू एनस्लेव पीपल हु टोल्ड दिस। तो ये किसने ऐसा बोला था? तो ये बोला था गांधी जी ने बोला था कि हमारे लोगों को इंग्लिश सिखाना यानी उनको गुलाम बनाने जैसा है। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो भी चैप्टर है उसको रीड करें। आप रीड करोगे पूरा चैप्टर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द ब्रिटिश स्टार्टेड मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेलीग्राफ एंड पोस्ट। कौन से ईयर में ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राफ और पोस्ट की जो सर्विस है
वो चालू की थी। तो इसका आंसर है 1854 में चालू हुआ था, 1854। जो फर्स्ट रेलवे पोस्ट और टेलीग्राफ फैसिलिटी थी वो 1854 में चालू हुई थी, 1854। एंड लास्ट है, आफ्टर विच बैटल ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट्स। कौन सी बैटल के बाद ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिले थे? तो वो है बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद उनको ये राइट्स मिल गए थे, उन्होंने ले लिए थे, मिल क्या गए थे। तो ये है चैप्टर 4, 5, 6 के MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसके पार्ट 2 में 7, 8, 9 के मैं MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको रिवीजन में दूंगा, ठीक है। तो ये आपको रिफ़र कर लेना है, और जैसे मैंने बोला बेस्ट टेक्निक कि पूरा चैप्टर पढ़ो यही है। फिर भी अगर कोई लॉन्ग आंसर आपको लर्न करना है तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक है कि आप उसको ऐसे स्मॉल क्वेश्चन MCQ टाइप में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उसको याद रखिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पढ़ना एंड गेन गुड मार्क। एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.